नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास शो आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए पिरामिड मास्टर जिन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन बचपन से ही शुरू किया था और पीएसएसएम के साथ वो 2011 से जुड़े, श्री नागेश नलम जी, जो कि आंध्रा से हैं और अब इस समय वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। उनकी जीवन की ये सुंदर यात्रा भारत में तो है ही है, उसके बाद और भी कंट्रीज़ के अंदर से उन्होंने घूम घूम कर जगह जगह से बहुत से रत्न इकट्ठे किए और अपने जीवन को बहुत संवारा। उनका जो जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव है कि मैं आत्मा हूँ, इसको रियलाइज़ करना, अनुभव करना, ये उन्होंने जीवन में सीखा और हमें हर जगह से क्या क्या मिल सकता है अगर हम उसको अपने जीवन में अनुभव करते हैं और अपने जो आत्मा को और संवारते चले जाते हैं तो हम औरों को भी बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है श्री नागेश नलम जी आपका आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार। नागेश जी, हमें सबको जानकारी है कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपने अनुभव, नए नए अनुभवों के साथ अपने जीवन यात्रा को शुरू करते हैं। तो जो जीवन की यात्रा बचपन से शुरू होती है, हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू मैम, आपने मुझे इधर बुलाया, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। ब्रह्मश्री पत्री सर को नमस्कार करते हुए मेरा बचपन का यात्रा बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सब इधर अपना यात्रा में क्या पाना है वो सोचकर इस दुनिया में आते हैं। बस कहानी ये होता है कि वो यात्रा शुरू करने के बाद भूल जाते हैं। बस वही कहानी है। उस कहानी को हम अनफोल्ड करना है। उस कहानी जब हम बचपन में आते हैं, धीरे धीरे हम समझ पाते हैं। अगर हम जल्दी उसको समझना है तो ध्यान करना है, वैसे ही समझना है तो वो वैसा भी पता चल जाएगा। मगर हम पीएसएसएम में हमारा यात्रा खुद जानना चाहते हैं, उस यात्रा को और तेजी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट से हम पीएसएसएम में आगे बढ़ते हैं। तो कमिंग बैक टू मेरा बचपन का यात्रा, जैसे आपने बोला मेरा नाम श्री नागेश नालम है। मैं आंध्र प्रदेश में राजमंड्री में पैदा हुआ हूँ, बट मेरा पूरा बचपन हैदराबाद में ही गुजरा है क्योंकि पापा उधर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में काम करते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक हैदराबादी, नॉर्मल हैदराबादी जैसा हूँ। तो लाइक एनी अदर हैदराबादी मैं भी वैसा ही हूँ। और जब मैं बचपन में था मुझे इतना याद है, मैं पढ़ता था अच्छा सा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द सेम टाइम मैं उतना बहुत बड़ा ये नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा नंबर से लेके आता था या बहुत बुरा करता था, ना ऐसा नहीं है। बट आई एम वेरी गुड इन स्टडीज़, बट एट द सेम टाइम मेरा बचपन तो बहुत सिंपल था। स्कूल में ऐसा कोई स्पेसिफिक मेमोरीज तो है नहीं। पढ़ाई ठीक ठाक था, तो सब ठीक चल रहा था। तो मम्मी का नाम वरलक्ष्मी, शी इज़ ए हाउस वाइफ, तो घर का गृहिणी है। तो पापा सत्यनारायण नालम है, वो गवर्नमेंट में जॉब करते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद में वो रिटायर हुए थे बाद में। तो मैं पापा को जब मैं देखता था, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल, मीन्स बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्वभावी है। बहुत ज़्यादा किताब पढ़ते थे, ध्यान क्या करते थे मुझे पता नहीं, बट वो ध्यान मंदिर में तो बैठते थे, किताब पढ़ते थे, पूजा पाठ करते थे, ये सारा चलता था। हम भी वैसे थे, घर में जो भी हिंदू ट्रेडिशन में जितने भी है, रिचुअल्स हाँ रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस के अनुसार हाँ, वो आप होते भी थे। वो पाठ पूजा करते थे। जनरल सब, इट्स नॉर्मल फैमिली लाइक एनी हिंदू फैमिली, जैसा नॉर्मल हिंदू घरों में होता है
हर चीज़ हम अच्छा सा फॉलो करते थे। बट उसमें मैं ये खोजने को कोशिश करता था, हम क्यों करते थे ये? इसमें से हम क्या पाना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? वो ट्रेडिशन क्यों है? उस ट्रेडिशन के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि कोई ना कोई तो उसको क्रिएट किया, वो क्रिएट क्यों किया होगा उसको? हमारे बेनिफिट के लिए तो क्रिएट करते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होता है, एक पर्पस होता है, कोई कारण उसके कारण पीछे ज़रूर जरूर होता है, हम्म, उसे समझना है। इसका कोशिश मैं हमेशा करता था, नॉट जस्ट अपना हिंदू धर्म के जो रीति रिवाजों के ऊपर ही नहीं, क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, तो वो पर्टिकुलर ओल्ड सिटी में हम हुआ करते थे, तो मुझे मुसलमान भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनका ट्रेडिशंस भी पता है, उनके रीति रिवाज भी पता है। तो वो क्यों करते थे ऐसा, उसके ऊपर भी मेरे को समझना है। ऐसा नहीं कि कर रहे तो करने दो, ऐसा बात नहीं था। वो क्यों कर रहे हैं, वो बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज में बोलते थे हफ्ते में एक बार नहाना है। अरे क्यों नहाना भाई, इधर तो पानी बहुत है, क्यों नहीं कर सकते थे? सो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो हम हमारे घर में भी बहुत सारे होते थे, नारियल फोड़ना, ये करना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन में आते थे। तो आई वॉज ट्राइंग टू एनालाइज, उससे समझने का कोशिश करता था। तब मेरे को धीरे धीरे समझ में आता था कि ये सारे जो ट्रेडिशंस है या रीति रिवाज है, वो सारा इसलिए बनाया होगा, हर एक इंडिविजुअल का सोल जर्नी के लिए ये सारे काम आएंगे। सभी लोगों का जो अवेयरनेस होता है अपना अपने बारे में, वो उतना ही नहीं होता जो एवॉल्व सोल्स होते हैं। तो वो क्या करते, एक रीति रिवाज बना के उनको एक धारा में लेके आते, सो दैट वो अपने आप आगे बढ़ने का एक रास्ता खोज करके निकाल के दे देते। ये समझना है हमें। ये मूढ़ विश्वास समझो तो मूढ़ विश्वास है, अगर उसको समझ के करने का है तो वो भी आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको जरूरत है उसमें से ले सकते हैं, यानी तो छोड़ सकते हैं। ये आपका फ्री विल हो सकता है, क्योंकि अगर आप उससे जो सीखना है सीख लिया तो आप उसको छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। सो ये खोज मेरा माइंड में धीरे धीरे हमेशा चलता रहता। दिस इज नॉट, ये ऐसा नहीं कि 15 साल के बाद, नो, 7 साल से ही मेरा ये खोज शुरू हो गया। तो मुझे पता है, क्योंकि शिवरात्रि में पूरा रात हम जागते थे। हैदराबाद में तो बहुत अच्छा हम सेलिब्रेट करते थे शिवरात्रि। रोड के बीच में पर्दा लगा के फिल्म्स लगा देते, देखते थे, उपवास करते थे, खाना पीना, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलता था। मीन्स अगर जो चीज आपसे कनेक्ट हो रहा है, वो सारा रीति रिवाज, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने का। ये समझ में आ गया ये समझ आपको बचपन से ही थी या बचपन से। आगे आके समझ आई कि ये कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर रहा है किसी चीज से? कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट आ गया। हर रीति रिवाज के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, वो मेरा अवेयरनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। सो वो मुझे पता चल गया कि ये रीति रिवाज बहुत जरूरी है। और इसका ये भी मेरे को समझ में आ गया कि वो रीति रिवाज उस समय के अनुसार, उस परिस्थितियों के अनुसार, उस रिसोर्सेस के अनुसार, वो महापुरुष सबके लिए बना के छोड़ देते हैं। अब वो परिस्थिति अगर चेंज हो गया तो उस रीति रिवाजों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये समझ आना चाहिए, उसको पकड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर 1000 साल पहले जो स्थितियां हैं, ये परिस्थिति है, जो रिसोर्सेस है, कालमान परिस्थिति हम जो बोलते हैं, उसके अनुसार लोगों का जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट या एवोल्यूशन के अनुसार उस महापुरुष एक पद्धति, एक रीति रिवाज को बना के रख देते। ये समझना है हमको। तब हमें एक फ्रीडम मिलता है, एक फ्री विल मिलता है। उसको अपनाना है, उसको कंटिन्यू करना है, या उसे छोड़ के और कुछ लेना है। बेसिस अपना इंडिविजुअल सोल का जर्नी के अनुसार हम उसे छोड़ भी सकते हैं और नया भी बना सकते हैं, और बाकी लोगों के साथ भी वो शेयर भी कर सकते हैं। इसके बीच में एक प्रश्न आता है कि जैसे आपने बोला कि हम उस चीज को अडॉप्ट भी कर सकते हैं और हमें पता चलना चाहिए। तो इसकी क्या इंडिकेशन है कि हमें पता चले कि ये जो चीज है ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, या मुझे इसको अडॉप्ट नहीं करना है या नहीं करना? सो हमारे अंदर एक मनोकायम, मन एक टूल जैसा है, वैसा ही हमारे अंदर इंटेलेक्ट भी एक होता है। उसके अलावा हमारे पास इंटेलिजेंस भी होता है। तो जब आप ये सारे चीज करते रहते हो, आपको अंदर से एक आवाज आती है, वो आपको टच करता है, ये मेरे लिए है। वो एक इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि से एक आवाज आती है,
इसका मतलब जो बच्चा 5th क्लास में है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको अचानक तो क्वांटम थ्योरी के बारे में बताना है, वो नहीं करेक्ट नहीं पता है, बट अगर उसको 6th क्लास का पार्ट बताएंगे तो इमीडिएटली वो कनेक्ट कर पाएगा। वैसा ही हमारा सोल जर्नी में जिस जगह हम है उस जगह से हमको अगला पड़ाव वाला जो चीज हमें दिखता है या सुनने में आता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। यह आपको अपने आप समझ में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज गलत है या सही है, उसके मतलब ही नहीं है। आपको अगर कनेक्ट हो गया वो, इसका मतलब उसमें से आपको सीखना है। इसमें मैं एक चीज और आपसे परमिशन से जोड़ सकती हूँ कि जब उस परिस्थिति में हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, तो इसका मतलब वो हमारी आत्मा के लिए या हमारी जर्नी के लिए चीज ठीक है। बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल एक सही है। आनंद वो की एक अनुभूति, इंडिकेटर है। इंडिकेटर है, ठीक है, उसी से आगे बढ़ना है, उसी से आगे बट वहां रुकना नहीं है। रुकना नहीं। अगेन वहां रुकना नहीं। कोई भी चीज जो रुकता है इसका मतलब हम सीखना बंद कर दिया। तो इसलिए वो एक माइंड पे हमेशा रखना है कि जो चीज आपको अच्छा लग रहा है इसका मतलब उससे देखो, वो आपको रियली वो आपको हेल्प कर रहा नहीं कर रहा देखो और आगे बढ़ो। ये रीति रिवाजों के साथ आपको जुड़ के भी रहना है और दूर भी जाना है। ये बहुत ही बहुत बैलेंस्ड वे में आपको जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास में चले जाएंगे जीवन वृद्ध हो जाएगा। अगर उसको टच नहीं करोगे तो ऑलरेडी जो महापुरुष आपको रास्ता दिया उसको छोड़ दोगे, तो दोनों में आपका नुकसान है। तो आपको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। यहाँ आता है आपका फ्री विल। आपको समझना है कि आप भगवान हो। नागेश जी, आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन था? सो मेरा एक बहन है, एक भाई है, वो दोनों हैदराबाद में रहते हैं। दोनों अपने अपने फैमिली सब सेटअप हो गए, पास में रहते हैं, उतना दूर भी नहीं है उनका। ब्रदर वही भाई और बहन दोनों स्पिरिचुअल नहीं बोल सकता हूँ, बट वो रिलीजियस में ज़्यादा है वो, बट थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहन भी करती है, बट नॉट जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं है। मेरा चाहने का मतलब कुछ नहीं है, अभी उनका चाहत उतना नहीं है कि जितना आगे बढ़े उतना अनुसार वो लोग कर रहे हैं। नागेश जी, जैसे कि आपका बचपन था, आपने बोला कि आपकी रुचि ठीक ठीक थी, बहुत ऊपर भी नहीं थी पढ़ाई में और बहुत नीची भी नहीं थी, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। तो बचपन में आपका कैसा, आपने स्वभाव भी बोला कि आप नॉर्मल उसमें रहते थे, पर कुछ ऐसे जीवन में आपके कोई चैलेंजेस हो या आपको कुछ समझ आई हो या कोई ऐसा मिथ आपके साथ जुड़ा हो, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, मिथ से पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि पापा एक बार बोल रहे थे कि नगेश, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप से ज़्यादा आपका भाई रिलीजियस पाथ में ज़्यादा जाएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ये बताया था पापा ने। तो फिर मेरे को लगा कि ऐसा क्यों बोल रहे पापा, मैंने ऐसा क्या किया, वो उसने क्या नहीं ज़्यादा कर दिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया। उस दिन से मेरे को समझ में आया कि मैं कुछ करना है जो पापा बोल रहे हैं। मेरे को समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पापा को ये लग रहा है कि मैं पीछे रह गया हूँ। क्योंकि पापा तो बहुत सारे करते, घर में जो भी पापा करते वो सारा हम कर ही रहे, बट कहीं ना कहीं मेरा जो साधना जिस प्रकार आगे जाना है उस प्रकार उनके नज़रों से नहीं जा रहा। तब से फिर मैं ये स्टार्ट कर दिया। हमारे घर में बहुत सारे किताब है, इतने सारे किताब है, सारे वेदांत के सारे किताब है, उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्रास है, यू नेम एनीथिंग, आप जो भी किताब के बारे में बताइए वो सारा हमारे घर में, क्योंकि पापा इज ऑलरेडी इन स्पिरिचुअल पाथ। और घर में इतने सारे मैगजीन्स आते थे, रामकृष्ण मिशन का, चिन्मय मिशन का, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का, उस समय के जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं उन सबका, परमाचार्य कंची परमाचार्य, उनका बहुत बड़ा फॉलोअर है पापा जी। उनका एक किताब था नड़चे देवुडू, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक। वो भी पापा पढ़ते थे और हमें भी बताते थे उसमें से क्या है। सो हम बहुत अच्छा फॉलो करते थे। मीन्स रमण महर्षि हो गया, अरबिंदो हो गए, आप कोई भी महापुरुष का नाम लीजिए, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंदा,
इन सब के साथ हमारा जीवन चलता था। आप ये समझो कि वो हमारे साथ है घर में हर वक्त, क्योंकि पापा उन्हीं के बारे में बात करते थे, मंदिर में भी जाते थे और ये भी करते थे। ये सारे होने के बाद वो वो साधना क्रम में मैं भी चला गया, बट एट द सेम टाइम मैं हैदराबाद में हूँ। तो हैदराबाद में आपको ओल्ड सिटी से हूँ, तो ओल्ड सिटी में होने के कारण वो जो हिंदू मुस्लिम जो रप्चर हमेशा होता था, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देता। हाँ, आपके सामने कुछ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, या लोगों का मृत्यु हो रहा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, आपके माइंड में एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। वैसे ही तभी मद्रास प्रेसिडेंसी का डिवीज़न भी हुआ था, आंध्रा तमिलनाडु ये सारा डिवीज़न भी हुआ था। तब समहाउ पापा बोलते थे कि यार आंध्रा पीपल मीन्स तेलुगु पीपल मद्रास में बहुत सारे होते हैं, अभी भी होते हैं, फिर भी वो आंध्रा को नहीं मिला, तमिलनाडु को मिल गया। तो वो एक इम्प्रेशन, वो एक नेगेटिव फीडिंग हो गया। इन द सेम वे हैदराबाद में बहुत सारे तेलुगु वाले होते हैं हर जगह, बट बिजनेस मोस्टली गुजराती इसके हाथ में होता है। वो एक इम्प्रेशन है, वाई दे आर डूइंग दैट। सो ये सारे छोटे छोटे इम्प्रेशंस, वो जो चाइल्डहुड इम्प्रेशंस बोलते हैं, पापा जानबूझ कर नहीं डाले, वो उनका जनरल डिस्कशन में वो उस समय के अनुसार वो जो इम्प्रेशंस आए थे। एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना वो सारे एरिया है, वहाँ नक्सलाइट बहुत ज़्यादा, नक्सलिज्म बहुत होता है। तो वो भी एक एक इम्प्रेशन होता है। वाई उतना नक्सलिज्म इज, हम तब देखते थे पॉजिटिवली, मीन्स सोशल रिफॉर्म करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो इतना एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, ये एक इम्प्रेशन तब था। वो इतना एक्सप्लॉयटेशन क्यों है, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य को इतना क्यों एक्सप्लॉयट करता है। देखो ये सारे इम्प्रेशंस भी है, साइड बाय साइड ये आध्यात्मिक साधना का भी माहौल है घर पे। तो ये साथ के साथ चलते रहते थे। वो इम्प्रेशंस थे तब, उसका आंसर तब नहीं मिले, बट पापा से मैं पूछता था, अगर हम, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस आत्मा, अद्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, तो ये सारे महापुरुषों के बारे में भी घर में बात चलता रहता है। तो हमें ये पता है कि हम आत्मा है, हम जन्म लेते हैं फिर वापस चले जाते हैं, हम कर्म करते हैं, पुराना कर्मों के अनुसार अब ये कर्म इस जन्म में ये हम बनते हैं, फिर आगे और कर, ये सारा मेरे को सुनने में तो ठीक था, बट मैं पूछता हूँ ये होता क्यों है, कर्म सिद्धांत क्यों होता है, कर्म करना क्यों है, फिर वो उसको मिटाने के लिए क्यों करना है। कर्म ही ना करूं ना, जन्म में ना लूं ना, क्यों करना है मुझे नहीं आना, ये जबरदस्ती ये सारे इंप्रेशंस के साथ मेरे को जीना नहीं। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं था। पापा से पूछा था, बताओ कर्म सिद्धांत क्या होता है, मेरे को नहीं चाहिए। तो वो डिस्कशन में कहीं ना कहीं पापा फिर वो साइलेंट हो जाते थे, उसके ऊपर उतना आंसर नहीं मिलता था, वो चुप हो जाते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को और आगे करना है, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट, वो जिस हिसाब से अपना जीवन जीते हैं, शांत स्वभाव से, लोगों से अच्छा बात करना, हर वक्त अपना जीवन एक पद्धति के अनुसार जीना, हाँ, एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम जो बोलते हैं ना हमारे घर में, तो फिर वो है वैसा है। उसके वजह से मैं वो कंटिन्यू करता था, क्योंकि वो किताब पढ़ना, फिर रामकृष्ण मिशन जाना, चिन्मय मिशन जाना, या अद्वैत सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत पापा के साथ बैठ के पढ़ना। मेरा फ्रेंड एक है तब, उनका पापा तब आंध्र प्रदेश लाइब्रेरियन थे, मीन्स हेड ऑफ द लाइब्रेरियन। उनसे बात करना, क्योंकि लाइब्रेरियन का मतलब आपको पता है बहुत सारे किताब उनके पास होते हैं, उनके पढ़ते रहते थे, उनके साथ बातचीत होता था। सो मेरे सारे दोस्त है वो सारे 50-55 साल के एज वाले होते थे मैं इस डिस्कशंस के लिए, क्योंकि मेरे एज वाले तो कोई इस बातों में बात ही नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी उतना नॉलेज हो चुका है कि क्योंकि मैंने पढ़ लिया ना। और सुबह सुबह चिन्मय मिशन में जब स्वामी चिन्मयानंद आते थे, उनके साथ बहुत सारे सत्र होते थे, नारद भक्त सूत्रास हो गया, या योग वासिष्ठम हो गया, या उपनिषद हो गया, वो उनके मुंह से सुनते थे। शाम को फिर वो भगवद गीता बताते थे, वो जाके सुनते थे, ये भी कॉलेज हैदराबाद में।
लिबर्टी हाउस में मॉर्निंग क्लासेस होते थे, वहाँ जाके ये सारे सुनते थे। फिर रामकृष्ण मिशन जाते थे, वहाँ स्वामी रंगनानंदा भगवद गीता के ऊपर उपन्यास देते थे, वो सारा सुनते थे। तो नॉलेज तो नॉलेज भरपूर बहुत थी। आ गया, बट क्वेश्चंस बहुत है। उसके वजह से फिर चल रहा था, बचपन तो ऐसा चल रहा था। बट और दूसरी बात है कि रामकृष्ण मिशन में तो वो जो मेडिटेशन हॉल होता है, उधर भी बैठ के वो जो पद्धति वो बोलते हैं, वो तरीके से मैं करता था। आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, बहुत अच्छा लगता था। बट एक स्थिति आने के बाद आगे नहीं बढ़ता था, बस रुक गया उधर। मुझे पता है आई एम एंजॉइंग दैट। 1-2 घंटा उधर बैठ के जो भी करने के बाद जो स्थिति आता है, वो बहुत इतना आनंदमय था। बट उसमें कंटिन्यूसली रहने का तरीका पता नहीं था। मुझे चाहिए वो कंटिन्यूसली, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी उसके साथ जुड़ के रहना है, बात भी करना है। आंख बंद करके कितनी देर बैठेंगे, बट खोल के इस दुनिया में आए ना, इसका मतलब कोई ना कोई काम है, वो काम करते हुए उस स्थिति के साथ करना है। तो इस बचपन में ये सारा चल रहा है, ये सब कुछ बचपन का ही है। तो उस स्थिति में फिर पापा के साथ ये चल रहा था। बट अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि फिर मेरा डिग्री हो गया, डिग्री तक हो गया, तब तक मेरा ये सारा हो चुका है। मतलब आपके परिवार के अंदर जब ऐसा एटमॉस्फेयर था, मतलब जो उनकी धारणाएं थी, जाने अनजाने में आपके पास भी आई कि ये ऐसे होना चाहिए, या आंध्रा के लोग वहाँ नहीं हैं, वो भी एक मिथ आपके अंदर आ गया। और सकारात्मक भी, जो वो बुक्स पढ़ते थे, वो सब करते थे, वो भी आपके अंदर आ गया। या परंतु जो एक नया प्रश्न था आपके जीवन में, कि जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, उसकी अनुभूति हर क्षण बनी रहे, उसके लिए मुझे क्या करना है? तो आप उसके लिए आगे आपने कौन-सा रास्ता है था? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। रास्ता नहीं था, रुक गया। मुझे समझ में आ गया, सारा किताब पढ़ लिया, अद्वैत सिद्धांत समझ में आ गया। थियरेटिकली अभी तक जो भी हो रहा है सारा थियरेटिकली, Theoretically। नॉलेज वाइज हो रहा है। मीन्स किताबों में जो लिखा है, महापुरुष जो बताया, उनका समझ के अनुसार जो बताया, वो गलत नहीं बता रहे, उन्होंने एक्सपीरियंस करके बताया, सही बता रहे। मैं समझ भी लिया। कहां तक? मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल तक। अभी इंटेलिजेंस पे नहीं गया मैं, मेरा बुद्धि तक नहीं गया। मीन्स वो जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे मेरे को समझ में आ गया। विवेक चूड़ामणि वो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या है, किस चीज को किस हिसाब से उसको काट काट के समझना है, ये सारे समझ में आ गए। बट द पॉइंट इज, आगे उसको अनुभव में कैसा लेके आना है, वो क्वेश्चन मार्क रह गया। तो ये समझो अराउंड 27 ईयर्स तक ये क्वेश्चन मार्क्स में रह गया। 28 उसके बाद शादी हो गया, तो आगे हम बढ़ गए। तो आप अभी अब शादी तक पहुंच ही गए, तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी हाँ, पत्नी के बारे में और परिवार आगे बढ़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं। सो मेरा शादी हो गया जयश्री के साथ। वो दिल्ली में ही पैदा हुआ, सारा इधर ही थे। 2 तेलुगु पीपल थे, बट दे सेटल्ड इन दिल्ली। सो उनके साथ शादी हुआ। बट मैं नॉर्थ में इसलिए आ गया था, एक कंपनी में मैं काम करता था उधर। उस कंपनी वालों ने मुझे आगरा भेज दिया, आगरा में काम करने के लिए। तो आगरा आ गया, तो अकेला आ गया था। तब घर वाले तो उस टाइम में, तो अगर कोई अकेला जा रहा है तो इमीडिएटली शादी करना है, तो उस शादी तो हो गया। उसके बाद तब भी मेरा माइंड में वही क्वेश्चंस थे, बट उस क्वेश्चंस के साथ मेरे अंदर इतना अहंकार था। कौन सा अहंकार? नॉर्मल अहंकार नहीं है ये स्पिरिचुअल अहंकार। मीन्स मैं एक इतना किताबें पढ़ चुका इतना हूँ। नॉलेजेबल पर्सन, मैं इतना ज्ञानी हूं, अनुभव नहीं है, ज्ञानी हूं। और मेरे को बाकी सारे लोग, बच्चे लोग, मेरे साथ वाले कीड़े मकोड़े जैसे लगते थे। उनको पता ही नहीं है आत्मा के बारे में। अगर मैं उनसे बात करता हूं तो वो आकाश में देखते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो और मेरा गर्व जो बोलते हैं ना, वो और बढ़ते गया। इसको बोलते स्पिरिचुअल अहंकार है। ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब अनुभव नहीं होता है, ओनली किताब पढ़ के आप समझ जाते हैं, वो अहंकार में ही लेके जाएगा। ये तब भी मेरे को पता था, बट अब मेरे को क्लियरली पता है कि ये सिचुएशन था। अब वहां से बाहर कैसा निकलना, मेरे पास मार्ग नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास क्या है,
जो किताब है, जो महापुरुषों से मिलना, उसमें तो मेरा पूरा आस्था है। अगर कोई महापुरुष है, उनके पास जाना, उनको सेवा करना, उनके साथ बैठना, उनका सुनना, वो तो कंटिन्यू हो रहा है। इवन दिल्ली आने के बाद भी ये सारा चल रहे थे। मैं दिल्ली में तो 96 में आ गया था, आगरा में 93 में चला गया था। सो 93 से 96 तक वही चला था। 96 के बाद अप टू 2011 तक वही चल रहा था कि अगर कोई महापुरुष है, मिलना, सुनना, वो सारा चल रहा है, बट अहंकार तो बहुत है। अब उसके बाद इन द मीन टाइम फिर बच्चे हो गए। सो आदित्य आ गया, फिर उसका परवरिश वो जो भी है। तो इन्हें पे मेरे को उस क्वेश्चन मार्क्स के साथ फिजिकल एंजॉयमेंट्स बहुत चल रहे थे उधर। और वाइफ शी इज नॉट इनटू दिस स्पिरिचुअल पाथ, बिल्कुल नहीं है। रिलीजियस है, थोड़ा बहुत रिलीजियस तो है। मुझे पता है उस रिचुअल्स में, ऑलरेडी बता दिया ना, ट्रेडिशंस, वो सारा मेरे को जितना चाहिए उतना लेना है, वो मेरे को समझ में आ गया। उनको मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका यूटिलिटी क्या है, वो किस लेवल पे उसका यूटिलिटी है मुझे पता है, इसलिए उसको पूरा रेस्पेक्ट करता हूँ। बट मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका जरूरत नहीं है। इसलिए मैं उनके साथ मंदिर जाना, वो सारा नॉर्मल चीज है। दूसरों के लिए जो जरूरत है उसको रेस्पेक्ट करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ जाना है, क्योंकि फैमिली है ना, आई नीड टू गिव द सपोर्ट टू हर। तो उनके साथ जाना, वो सारा होता है। बट मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे वो इंपॉर्टेंट है जो मुझे आगे लेके जाना है। वो मुझे पता है क्या है, जो एनर्जी मुझे कनेक्ट करता है। मुझे तब तक ये भी समझ में आ गया, हमारे मंदिरों का स्ट्रक्चर वो मूर्ति पूजा के लिए नहीं है, वो एनर्जी स्पॉट्स है, वो एनर्जीज को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए किया हुआ एक स्ट्रक्चर्स है। तो वो जाती थी पूजा करने के लिए, मैं जाता था उधर उस एनर्जी को लेने के लिए। तो पर्पस तो ठीक है ना, अच्छी बात है, चलो दोनों चलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो साउथ में तो वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन वो एनर्जी पॉइंट ऑफ से करते हैं, बट नॉर्थ में वो सिंपल एक हमें पता है ना, एक मूर्ति को नॉर्मल घर में ही रख देते, फिर वो एनर्जी स्पॉट नहीं होते। वो जो उसका जो एंगल कॉस्मिक है, एनर्जी वो सारा नहीं जो होता है। एंगल बनाते हैं ऊपर से, जो हाँ एंगल आता हाँ है मंदिरों का या हाँ कुछ है, हाँ, वो उसका पर्पस वही था। वही था। तो साउथ में तो हमें क्लियरली दिख जाता है वो एनर्जी, जैसा हम गर्भगृह बोलते हैं, उधर जाते हैं हमें वो एनर्जी टच करते हैं हम। इधर इधर मंदिरों में वो स्ट्रक्चरली उतना परफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल वो आस्था है। आस्था इज ऑल्सो गुड एनर्जी, तो इसलिए मैं वहां भी जाता था, अभी भी जाता हूँ। आस्था है ना, आस्था इटसेल्फ इज एनर्जी, सो दैट्स फाइन। ये चल रहा है, बट मुझे ये भी पता चल गया कि मेरा ईगो है, सब कुछ है। स्पिरिचुअल पाथ वाले होते हैं, उन सबको रेस्पेक्ट करना भी मुझे आता है। अगर कोई प्योरली द्वैत सिद्धांत में है, आई रेस्पेक्ट दम कंप्लीटली, क्योंकि वो एक जर्नी है उनका। तो उनके साथ रहने से उनका एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज है। मुझे ये पता है उस एनर्जी फील्ड में रहना है, क्योंकि उनका फील्ड क्या है, उस परमात्मा के साथ जुड़ना है। दैट इज ऑल वी नीड। ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहना है, वेदर दे आर इन टू दी प्योर अपने आप को भगवान समझ रहे, या अद्वैत सिद्धांत में है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उस पाथ में जो भी है उन सब के साथ जुड़ना है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, इंक्लूडिंग इस्लाम, इन सब भी वही पाथ में है। वेदर दे आर एबल टू रीच द अल्टीमेट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट पाथ तो वही है ना। तो उस एनर्जी के साथ रहना है। तो इसलिए मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ, मस्जिद में जाता हूँ वहां भी बैठ जाता हूँ, या चर्च में जाता हूँ वहां भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इन सबका पाथ ये है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने जो समझी वो है, आपने एनर्जी को समझना शुरू कर दिया। यस, तो एनर्जी आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मिलना सबको एक के साथ है, उसी मेन सोर्स के साथ मिलना है, और मेन सोर्स एक एनर्जी है। तो आपको ये समझ आ गई कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं उस एनर्जी के साथ जुड़ रहा हूँ। तो इसलिए आपको कहीं पे भी जाने के लिए कोई एतराज नहीं रहा। बट अनुभव अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। मुझे पता है सारा चीज, बट एक स्पेसिफिक, हर एक सोल जर्नी के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिगर होता है टू टेक दम इनटू द नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन। अगला पड़ाव में लेके जाने के लिए एक स्पेसिफिक एक्शन होता है, वो अभी नहीं हुआ। वो क्या है वो ढूंढ रहा हूं अभी भी। तब इन द मीन टाइम गायत्री का भी जन्म हो गया 2005। सो बच्चे आ गए लाइफ में, जिंदगी वो चलते जा गया। अब जाके फिर
करना क्या है? फिर वही तो कहानी चल रहा है अब। अ, तब जाके मेरे को मेरा फ्रेंड ने, श्रीनिवास ने, एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया, एक अन्नपूर्णा देवी है, अन्नपूर्णा जी है, जो आंध्रा से आए हुए हैं। उन्होंने एक मेडिटेशन तरीका बताया, उसके हिसाब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं। बट मैं तो तब तक बहुत अहंकार में था, अरे मुझे कौन बताने वाला है और नया चीज़, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें पता है, ऐसा नहीं कि कुछ पता नहीं है। बस वो पता नहीं है कि वो ध्यान होता क्या है, वो एक स्पेसिफिक मेथड क्या है, वो समझ में नहीं आता था। तो फिर उसका अनुभव मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, कैसा वो मेडिटेशन में आया, वो उनके मुँह से सुनना कभी। उन्होंने बोला कि हमारे घर के पास अ, एक मेडिटेशन सेशन हो रहा है, डीएलएन शास्त्री जी करवा रहे हैं, वो है हमारे फ्रेंड हैं, आप आ जाओ उधर। तो फिर मैं, चलो वो फ्रेंड है ना, बुला रहे तो जाएँगे, उसमें क्या दिक्कत है। फिर जाके बैठा था, तो शास्त्री सर ने द्वारका में कहीं किसी के घर पे करवाए थे। मैं बैठा था, ध्यान करवा रहे थे, मैं सोच रहा हूँ ये क्या बताएँगे मुझे, सोचा था, बैठा था, बट आई कुड नॉट कनेक्ट। उस दिन तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया उनके साथ, क्योंकि आँख बंद करके करना वो सारा मुझे समझ में नहीं आया। मीन्स एक्चुअली ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मेरा माइंड में तो ऑलरेडी प्री कंसीव्ड एक इम्प्रेशन के साथ उधर ऑलरेडी गया था। चीज़ें जो पहले हाँ, से हाँ। थी वो पड़ी हुई। बट अगेन आई सेड ना, रिस्पेक्ट है इन सारे चीज़ों का, रिस्पेक्ट है बट अहंकार भी है, ये दोनों चीज़ें चल रहा है उधर। तो इसलिए गया, फिर समहाउ इट इज़ नॉट वर्कड आउट। बट अगला हफ्ता फिर सफदरजंग में इनका सेंटर था तब, डीएलएन शास्त्री सर ने एक बेसमेंट में एक था, तब वहाँ जाके फिर वहाँ शाम को, एक संडे आई थिंक, वहाँ शाम को फिर जाके उनके सेंटर में पिरामिड्स थे, वो पिरामिड देखा मैंने, ओके ठीक है, पता नहीं क्या है, क्योंकि टेम्पल का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, इतना इम्प्रेशन आया था। तो फिर आके उसके नीचे बैठ के वो मेडिटेशन स्टार्ट करवाया पत्री सर का। फर्स्ट टाइम मैंने पत्री सर का आवाज़ सुना था उस दिन, वो तब तो म्यूजिक ही चला रहे थे। पिरामिड के नीचे बैठा था, फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। मुझे फर्स्ट 2 मिनट्स में ही मुझे वो पिरामिड के साथ जो एनर्जी है कनेक्ट हो गया। जो एनर्जी, जो एक्सपीरियंस मुझे रामकृष्ण मिशन में 1-2 घंटे बैठ के जो भी मैं करता था, करने के बाद जो एनर्जी मिलता था, जो आनंद मिलता था, वो आनंद इधर मुझे फर्स्ट 2 मिनट्स में मिल गया। तब मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये वो एंडिंग पॉइंट है उधर मेरे लिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। फिर आंख बंद करके बैठा था, वो फिर चला गया। मीन्स वो एनर्जी मेरे को कनेक्ट हो गया, फिर वो शांत हो गया, वो आनंद स्थिति कंटिन्यू हो गया, दैट इज दैट। मेरे को समझ में आ गया, दिस इज व्हाट आई वांट। क्योंकि मेरे को वो खोज चल रही था ना, मेरे को 24/7 मेरे को वो एनर्जी कैसा मिलना चाहिए, वो स्थिति में मेरे को कैसा होना चाहिए, ये मुझे उस दिन वहां समझ में आया। तब से मेरे को समझ में आ गया कि पिरामिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। फिर वो ध्यान पद्धति आनापानसति का जो पावर ऑफ आनापानसति क्या है, वो मेरे को समझ में आ गया कि ये सबसे सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है अपने आप से जुड़ने का। कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं है, अपने घर में अपने चेयर में बैठो, पिरामिड है तो ठीक है, नहीं भी है तो ठीक है, बैठो, अपने श्वासों के साथ जुड़ो, ध्यान करो। जिस स्थिति में आप पिछले जन्म में या पिछले अवतार में, पिछले जो साधना प्रक्रिया में आपने छोड़ा है अपना साधना को, यहाँ आप वहीं से स्टार्ट करोगे। बाय डिफॉल्ट वो ट्रिगर हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं पिछले 20-25 साल से सोच रहा हूँ कि मेरा अगला पड़ाव कैसा आएगा। अब देखो उसका कितना टाइम वेस्ट कर दिया, इन वे वेस्ट ही हो गया ना। मेरे को समझ, किताब में पढ़ लिया, सब कर लिया, बट आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? सर इसमें एक प्रश्न आता है कि हम जो हम शब्द कभी यूज़ कर लेते हैं कि हमने अपने टाइम पीरियड को ऐसे वेस्ट कर लिया, पर एक ऐसी भी धारणा आ सकती है कि
वो टाइम पीरियड में हमें वो नॉलेज हो सकता है हमने पिछले जन्मों में ना ली हो और वो नॉलेज के लिए हमें समय मिला हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? वही है, बट सच्चाई तो यही है। बट तब तो यही बात होता है ना, जब तब तक तक हम हाँ, पता नहीं था तो इसलिए हम उसको उसको उस बोलते हैं तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट कर दिया। हमारा मन में यही होता है ना, क्योंकि अंदर से एक आपूर्ति नहीं हो रही है, अंदर से एक व्याकुलता है, अंदर से एक व्याकुलता है। मैं कहीं ना कहीं ठहरा होता आ गया मेरा जिंदगी में, मैं रुक गया हूं। उस समय में हमें ये एक फीलिंग आता है कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। दो मेरा स्पिरिचुअल अहंकार सब कुछ है, बट वो अहंकार के पीछे मेरे को ये भी पता है, मेरा व्याकुलता जो है, उस व्याकुलता के अनुसार मेरा अगला पड़ाव नहीं मिल रहा है। उसके वजह से मेरे को उस समय का जो समय है, मेरे को लगता है कि मैं ये वेस्ट कर रहा बेकार हूँ। हो गया। बट बाद में ये सारा, जैसा आपने बोला था, हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो एक टाइम था, वो वो नॉलेज भी चाहिए। हाँ, अगर उसको देखोगे तभी तो इसका कंपैरिजन में आप एंजॉय कर पाओगे। वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आएगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मन में तो यही आएगा ना। ये है, इसलिए तो आत्मा का तो कोई लाइफ ही नहीं है, तो वेस्ट क्या है, टाइम ही नहीं है उधर, तो देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम। तो टाइम वेस्ट क्या होता है, तो ये बाद में पता चलेगा, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें वही लगता है कि हमने टाइम वेस्ट कर रहा है। तो वो स्थिति से बाहर आ गया। फिर उसके बाद तो फिर कनेक्ट हो गया। फिर हम कनेक्ट पे रहे थे। डीएल शास्त्री सर और वसंता मैम, दे आर सो ओपन इन देयर हार्ट। इतना ऐसे लोगों को मिलना ही बहुत मुश्किल है। आजकल कौन अपने घर पे बुलाएंगे, कौन खिलाएंगे, कौन इतना टाइम उनके घर पे बिठाएंगे। देखिए, हमारे फैमिलीज में तो वो अलग बात है, बट कोई नया, कोई अननोन पीपल है, तब तक तो मेरे को अननोन ही नहीं है ना। डीएल शास्त्री कौन है मुझे पता ही नहीं है, बस तेलुगु बोलते हैं, बस उतना ही है, तो वही एक कनेक्ट हो सकता है। बट अदरवाइज इवन तेलुगु वाले कितना चाय पिलाएंगे, कुछ 10-15 मिनट बात करेंगे, बस वो भी हमारे साइड वाले हैं, तो हम थोड़ा हमारे गाँव के बारे में बात कर लेंगे, बस हो गया ना। उसके बाद तो क्या है, पर रात को 1 बजे 2 बजे तक बैठ के बातें करना, ध्यान करना, इन विषयों में बात करना, वो एक एनर्जी, टोटली डिफरेंट एनर्जी। उस एनर्जी फिर हमें आगे लेके जाता है। फिर पत्री सर आए थे। अब पत्री सर आए तो फिर उनके साथ भी मुलाकात हो गया। तो आपकी पति सर के साथ जो पहली मुलाकात है शास्त्री जी के घर पे हुई? हाँ, उन्हीं के घर पे हुआ था। तो फिर देखिए, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, मैं बहुत सारे महात्माओं से मिला हूँ। वो भी बहुत सारे साधक है, बहुत नॉलेज है, सब कुछ है। उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट, मीन्स उनके आसपास भी नहीं जा सकते। उनके साथ एक एक डिसिप्लिन के साथ रहना, एक थोड़ा सा दूर रख के बात करना, वो अपने एनर्जी फील्ड को बचा के रखते, ये सारा हमें पता है, वो करते हैं, विच इज़ फाइन, वो भी एक सही मार्ग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट पत्री सर का मॉडल टोटली डिफरेंट है। वो तो नॉर्मल हमारे जैसे ही है। उनके बेड पे बैठ गए, फिर सब लोग उनका पैर दबाना शुरू कर दिया, उनके साथ बैठ के खाना, वो फिर किचन पे जाके खाना बनाना, फिर वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। मीन्स एक फ्रेंड हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ रह के, अगर फ्रेंड अगर कोई बोलता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, वो एक सिचुएशन धीरे धीरे समझ में आ गया। वो सिचुएशन क्या है, एक तो ध्यान सिखा दिया, आनापानसती बता दिया, पिरामिड के साथ लिंक कर दिया। वैसे तो उनका काम तो हो गया, क्या मार्ग तो दे दिया ना, मेरे लिए जो चाहिए तो वो मिल गया। अब वो एनवायरनमेंट, हम जैसा एक पौधा होता है, उसको फलने के लिए वो पानी एटमॉस्फेयर होता है, चाहिए, पानी वो चाहिए, खाद एटमॉस्फेयर चाहिए, वो खाद। एटमॉस्फेयर होता है ना। पत्री सर के साथ वो एटमॉस्फेयर है। हम अपना साधना तो करते रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, वो उसमें भी आगे बढ़ेंगे, बट इस एटमॉस्फेयर में ये ट्रिपल फोर्स में, मीन्स वो जो फोर्स होता है ना, प्रोग्रेस का फोर्स अचानक बढ़ जाता, इतना बढ़ जाता है कि आप समझ नहीं पाते हो कि वो जो टाइम वेस्ट का वर्ष शब्द मैंने यूज किया था, उसका वो टाइम वेस्ट नथिंग है, उसका 1000 टाइम्स ज्यादा एकदम प्रोग्रेशन आपको मिल जाता है। मिल जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो आपने बोली है कि हम मिलते हैं, बहुत संतों से मिलते हैं, ठीक है? हम उनकी एनर्जी फ़ील्ड को महसूस करते हैं, ठीक है? बट एक गैप भी महसूस करते हैं,
उसके बीच में। तो चाहे जीवन हो, चाहे ये आध्यात्मिक मार्ग हो, जब हमें एक मित्रता का एक रास्ता मिल जाता है, जब हमारे साथ कोई मित्र बन जाता है, तो शायद हम उस रास्ते को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि जब मुझे मित्रता के लिए उसके साथ ओपननेस आ गई, उसमें गिव एंड टेक की कोई भाषा नहीं रहती है। तो एक मित्र बन के जो पत्नी जी ने हमें सबको सिखाया, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बैरियर्स नहीं लगते साथ में। ये हमने अनुभव इसमें आके, जैसे हमने भी किया, आपने भी किया, तो आपकी भाषा से भी यही चीज़ महसूस हो रही। तो उसमें एक एडवांटेज ये है, उधर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हिचकने की जरूरत नहीं है पत्री सर के सामने। एक तो वहां तक तो आता नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रश्न लेकर उनके पास आता हूँ, घर से निकल के आता हूँ, क्वेश्चन आधा रास्ते आते हुए आधा आंसर मिल जाता है। जैसा डेलन शास्त्री का घर के स्टेप्स के पास पहुंच गया, तो 70% ऑलरेडी वो आंसर क्लैरिटी मिलता है। ऊपर उनके घर तक पहुंच गए तो 90% वैसे भी हो जाता है। अब जो 10% रह जाता है, उनके पास आके बैठ के करने से वो भी खत्म हो जाता है। फिर पत्री सर बार बार बोलते हैं, पूछो। क्या पूछे? क्वेश्चन लेके आए, वो खत्म हो गया। बार बार पूछते हैं, पूछो। हम सबको पता है, ही कीप्स ऑन आस्किंग ना, हमें पूछते हैं कि आप बताओ, और इसका मतलब पूछो, क्वेश्चन पूछो, ये पूछ रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछो? ऑलरेडी जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया ना, फिर दोबारा क्या पूछना? फिर वो डांटेंगे, अगर जो चीज समझ में आ गई उसके ऊपर पूछेंगे तो फिर वो डांटना। तो उनका एनवायरनमेंट में रहना ही हमारे लिए बहुत आनंददायक है। दैट्स इट। एक लेवल पे जाने के बाद फिर हमें ये समझ में आया, क्वेश्चन लेके मत जाना, उस एनवायरनमेंट में रहो। इसलिए जब भी पत्री सर आते थे, हमें मैसेज तो मिल जाता था, डीएलएन शास्त्री सर के पास आ जाते थे, वसंता मैम खिलाती थे, उधर बैठते थे, रात भर बैठते थे। वो एक डिफरेंट वर्ल्ड है, वो एक एनवायरनमेंट होता है उस महापुरुषों के साथ। वो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। उसमें जो प्रोग्रेस होता है, आप सोच भी नहीं सकते। मीन्स नॉर्मल लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो एनवायरनमेंट होता क्या है, वो अनुभव होता क्या है। बट इसका मतलब यह है कि हमेशा महात्मा लोगों के साथ ही रहना, वो एक सिचुएशन के लिए वो आते हैं। बट हमारे लिए जो मार्ग दिया गया कालमान परिस्थितियों के अनुसार, वो है आनापानसति, पिरामिड ध्यान और पुस्तक पठन, सज्जन सांगत्य। इन तीनों के साथ जुड़ के रहने से ही वो अपने आप आगे बढ़ेगा। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो महापुरुष आते रहेंगे, बहुत सारे आएंगे, वो किसी रूप में भी आएंगे। जब आप अपना वो एनर्जी लेवल को ओपन करके रखोगे, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। आपको जो मैसेज देना है वो मैसेज आ जाएगा, किसी ना किसी रूप में उस महापुरुष के साथ आ जाता है। पहला इंटरेक्शन आपका पति सर के साथ शास्त्री जी के घर पे ही हुआ। तो एक प्रश्न और आता है कि ठीक है, आपकी मिसेस जयश्री जी अभी इस मार्ग में नहीं थी जब आप पहले बोल रहे थे। क्या जब आप इतना आगे बढ़ते गए तो उनका साथ हुआ, या उन्होंने भी इसको अनुभव को महसूस किया? नहीं, उनका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग अलग है। नहीं बोलूंगा ये मेरा मार्ग है, वो उनका मार्ग है। मतलब वो तो प्रोग्रेस की बात है कि आपकी आत्मा को ये रास्ते से और कुछ मिलना है, उनकी आत्मा को उस रास्ते से और कुछ मिलना है। इनिशियल मुझे लगता है कि क्यों वो नहीं करती है। पहले लगता था। हाँ, वो उनको भी करना चाहिए। मुझे इतना आनंद मिल रहा है, मुझे इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं करते? उनको लगता है कि आई एम इग्नोरिंग फैमिली। जब दोनों एक पथ में नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली घर में एक भेद आ जाता है। आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपना टाइम पूरा अपने लिए कर रहे हो, ये सारे शुरू हो जाएंगे। होता है दिस इज ए सीक्रेट ऑफ हर घर। जब तक दोनों एक पथ में नहीं रहेंगे, तब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहेंगे। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दुख होता था, अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, पत्री सर आए, उनके साथ बैठो, उनका एनर्जी फील्ड में रहो, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो सकता है। वाई शी इज नॉट यूजिंग दैट एनर्जी, वो क्यों खो रही है, लगता है। बट बाद में धीरे धीरे जैसा जैसा मेरा ज्ञान बढ़ते गया, ये
ये घर का जो एनवायरनमेंट है मैंने ही क्रिएट किया, वो कोई ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ठोका नहीं है, क्योंकि जब मैं ऊपर से आता हूँ तो ये सारा प्लानिंग मैं करके आया हूँ। इसमें से मुझे सीखना है या कुछ एवोल्यूशन के लिए, पर्पस के लिए ये सारे सिचुएशंस होता है। तो एक्सेप्ट इट एज़ इट इज़, व्हेन शी वांट्स, जब वो उसको चाहिए वो आएगी। अगर वो नहीं आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये स्थितप्रज्ञ लक्षण में आ जाते हैं। उस स्थितप्रज्ञ लक्षण तो हमने बहुत पढ़ा है भगवद गीता में, प्रैक्टिस तो कभी किया नहीं है। यही तो रियल लाइफ सिचुएशन में हमको प्रैक्टिस करना है। अच्छा हो, बुरा हो, हर चीज़ में आपको स्थितप्रज्ञ लक्षण में रहना है। अगर वो बार-बार आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब स्टिल आपको वहाँ से कुछ सीखना है। वो नहीं बदल रहा है, नहीं वो नहीं है। मैं नहीं बदल रहा हूँ, या मैंने उसको सीखा नहीं अभी। उसमें से जो सीखना है, अभी मैंने सीखा नहीं, इसलिए वो ऐसा है। उनको दोष नहीं देना। मतलब जब वो तक मैं उस सिचुएशन से जो सीखना है, वहां से मेरे को जो सीख के आगे बढ़ना है, जब तक वो नहीं होगा, वो नहीं बदलेंगे। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिंदगी का, कि जब हम जो भी परिस्थितियाँ या जो भी व्यक्ति को अपने जीवन में लेकर आते हैं, वो तब तक वैसा ही रहता है जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते। तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद विदाउट कि देम मेरा टेस्ट कैसा होगा? हाँ, अब मैं 10th क्लास फेल हो गया फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में, तो दोबारा 10th क्लास एग्जाम में तो बैठना ही है। उस 10th क्लास में बैठने के लिए दोबारा मेरे को पूरा सिस्टम काम कर रहा है ना। 10th क्लास बोर्ड वाले, फिर उनको टेस्ट पेपर बनाना है, फिर एग्जामिनेशन सेंटर बनाना है, मेरे को उधर जाना है, बैठना है, फिर एग्जाम देना है। ये सारा तो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट सिस्टम है बाहर। घर में तो वाइफ को रख दिया आपका एग्जामिनेशन के लिए, एवरीडे एग्जामिनेशन है, आपको पास होना है, तभी वो आपके सामने से उस रूप में गायब हो जाएगी, दूसरा रूप आएगा। इसका मतलब वो सिचुएशन आपके सामने आ रहा है बार बार, वो 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर आपके सामने बार बार आ रहा है। इसका मतलब आपने पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर आपने जो दिया, आपने उसको ठीक से नहीं लिखा, फेल हो गया। तो उनका कोई दोष नहीं है। तो आई एम हैप्पी नाउ। ठीक है, इसका मतलब और मेरे ऊपर साधना करना है, जितना भी उनके ऊपर जो वहां से जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, उसका मतलब वो रिफ्लेक्शंस के थ्रू मुझे सीखना है, उनमें कोई गलती नहीं है। आपको और प्योरीफाई होना है, और समझना है, और ज्ञान आपको और चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जिसको पति सर बोलते हैं कि संसार और निर्वाण साइड बाय साइड लेके चलो। क्यों करा? ताकि हम हर चीज से कुछ ना कुछ सीखें, और इसी जीवन काल के अंदर, इसी यात्रा में जितना मैक्सिमम सीखें, ताकि सिर्फ आध्यात्मिकता सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल लाइफ हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। तो हमें हर चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि आप इस यात्रा को इस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। तो उसके बाद मेरा मन में कभी वो सिचुएशन नहीं था। इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता था, क्योंकि फर्स्ट अगेन एज़ ए सेड ना, पत्री सर है, हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे इधर? आंध्रा में तो लोगों को मौका ही नहीं मिलता है कि उधर उनके साथ जाके हाथ मिलाने के तक टाइम नहीं मिलता उनको। हमें यहाँ तो डीएन शास्त्री सर का घर में कितने घंटे या उतने घंटे उनके साथ बैठ सकते, बट हम यूज़ नहीं कर रहे। वो एक दुःख होता था, उनके लिए होता था, बट बाद में मैं उस चीज़ों से दूर हो चुका हूँ। अभी भी मेरा प्रोफाइल फ़ोटो पत्री सर का और जयश्री का ही फ़ोटो रखता हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी देना चाहता हूँ उस फ़ोकस को, कि जयश्री कभी ना कभी इस रास्ते में आ जाए, अपना यात्रा आगे बढ़ाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं एनर्जी देता रहता हूँ उधर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपसे उनको वो एनर्जी देनी है। आप उनके लिए ये एक रोल बन के आए कि आपको इस माध्यम से देना है, तो ठीक है, परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, हमने अभी तक आपसे जाना कि जीवन के अंदर कुछ भी जो हमारी अंदर की इच्छा या जो भावनाएं होती हैं, उनको हमें प्रैक्टिकली समझना है। कुछ भी हमारे अंदर आ रहा है, उसको हमने एज़ इट इज़ नहीं ले लेना कि जो परिवार में हो रहा है उसको वैसे ही चल रहा है, या जो समाज में हो रहा है वैसे ही। एक हमें और जानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आपकी अभी तक की जर्नी को हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा कि आपने अपने समय को कैसे सदुपयोग किया, कि जब वो समय था
तो आपने उस समय से जितना मैक्सिमम ले सकते थे आपने मैक्सिमम लिया, चाहे वो परिवार था या समाज थी या बुक्स थी, उनसे आपने मैक्सिमम लिया और आगे की जर्नी को अब आप अनुभव के रूप में और आगे बढ़ते गए और आपको अभी पति जी का भी साथ हो गया। तो हम समय के अभाव के कारण आपसे फिर मिलेंगे और आपकी इस सुंदर यात्रा को और अनुभवों को जानेंगे कि कैसे आपने अपने जीवन में इन सबको प्रैक्टिकली उतारा और अनुभव किया। तब तक के लिए आज्ञा थैंक यू चाहते वेरी मच हैं। मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे बहुत आनंद मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दर्शकों, नागेश जी की इतनी सुंदर यात्रा के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, परंतु अभी बहुत कुछ है जानने के लिए कि उन्होंने अपना जो उनके प्रश्न थे, जो उनके बचपन के मिथ थे या जो भी उनको समाज से मिला, उससे वो बाहर कैसे निकले। जैसे उनकी स्पिरिचुअल ईगो थी, उनसे बाहर कैसे निकले। जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं कि हम शरीर नहीं, एक आत्मा है, उसका अनुभव उन्होंने किया और जानते हैं हम अगले से एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। बॉडी है, अब बॉडी ये पंचभूतात्मक मीन्स ये सृष्टि से निकला हुआ एक पदार्थ है। इससे हम चेतना को पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते, क्योंकि इस बॉडी ऑफशूट ऑफ द आत्मा का एक ऑफशूट है, जो प्रकृति, उस प्रकृति का ऑफशूट है, वहां से ये निकला। ये डायरेक्टली चेतना के पास लेके नहीं जा सकते। फिर और क्या है हमारे पास? हमारे पास मन है। अब मन कैसा काम कर सकता है? अब ये देखिए मन में तो बहुत सारे विचार आते। अब हमको ये देखना है मन में विचार कहाँ से आते हैं। ये मन के पास उतना एनर्जी है, उतना कैपेबिलिटी है, वो अपना चेतना के साथ हमें जुड़ने का उसका कैपेसिटी है।